नाजरीन अदाब, न्यूज़ 18 उर्दू के ख़ास प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में आपका खैर मकदम है। मैं हूं महफूज आलम। आज हम बात करेंगे जेडीयू के एमएलसी मौलाना ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब से। बलियावी साहब, न्यूज़ 18 उर्दू के स्टूडियो में आपका खैर मकदम है। आपको बता दें कि बलियावी साहब साबिक MP रह चुके हैं, कौमी इत्तेहाद मोर्चा के कौमी सदर हैं, इदारे शरिया के भी सदर हैं और पार्टी के सीनियर लीडर हैं। पहले तो शुरुआत, चूँकि बिहार में ये साल इंतखाबी साल है, तो सवालों की शुरुआत जो है, अगर हम ये करना चाहें कि बिहार असेंबली इंतखाबात की सरगर्मियाँ अब शुरू हो गई है। तमाम सियासी पार्टियों की नज़र ख़ास तौर से अक़लियती वोटों पर है। 17% अक़लियती वोटों को हासिल करने की कोशिश भी की जा रही है। उसमें जेडीयू भी कहीं ना कहीं शामिल है और मुस्लिम लीडरों पर एक तरह से प्रेशर भी है कि मुस्लिम जो आबादी है, अक़लियती आबादी है, उसको पार्टी की तरफ राग़िब किया जाए। क्या कहेंगे आप? देखिए, चुनाव तो बिहार में सामने में है और हमको लगता है कि अब भी बिहार में ख़ास तौर से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रिझाने की बात करती है और यही होते आया है। लेकिन मोहतरम जनाब नीतीश कुमार साहब की क़यादत में रिझाने का मसला नहीं आया है, काम किया है काम। पूरे हिंदुस्तान में बेशुमार दंगे हुए, दंगाइयों को सजा नहीं मिली, लेकिन इसी नीतीश कुमार जी की क़यादत में भागलपुर दंगे की दोबारा जांच कराकर दंगाइयों को सजा भी मिली। मदारिस के असातिज़ा जो एक मामूली पैसे के लिए इसी हड़ताली मोड़ पर साल में 2 से 3 मरतबा लाठियों से जिनको पीटा जाता था, आलिमों को, आज वो वेतन मान ले रहे हैं। ये नीतीश कुमार की देन है। ठीक है, तो इसके बाद जो है अब क्या स्ट्रेटजी आप लोगों की रहेगी? इसलिए भी कि NPR और NRC को लेकर जो हंगामा खड़ा था, आपने खुद जब CAA कानून बना और आपकी पार्टी ने हिमायत किया तो आप खुद भी नाराज़ थे। बाकायदा आपने इसके ख़िलाफ़ मोर्चा खोला था, आपने खुद भी अदालत में जो है मुकदमा दायर किया है। तो क्या लगता है, पार्टी को अफसोस है कि उसने CAA पे हिमायत किया, वहाँ पे फिर NPR और NRC पर यहाँ करारदाद मंजूर किया गया, जबकि अभी भी सूबे में एहतजाज जारी है? ये तो बहुत अच्छा हुआ कि छुपे रोस्तम और पर्दे के पीछे जो लोग बैठ करके CAA की पूरी मॉडलिंग किए, वो सब बेनकाब हो चुके हैं। जब 2003 में नागरिकता कानून की अमेंडमेंट की तैयारी हुई थी, उस वक्त उस कमेटी के चेयरमैन प्रणब मुखर्जी साहब थे। मोहतरम जनाब मुसलमानों के बड़े हमदर्द कहने वाले लालू प्रसाद यादव साहब मेंबर थे। रघुवंश प्रसाद सिंह जो RJD के बड़े लीडर, बड़े हमदर्द हैं, वो भी उसमें थे। तो अब कानून बनाते वक्त नीतीश कुमार साथ हो गए उसका। अब वही सारी चीजें उन लोगों ने लाया और माननीय मोहतरम नीतीश कुमार साहब ने तो साफ कर दिया कि किसी कीमत पर बिहार में NRC नहीं होना है। NPR 2010 के पैटर्न पर होगा और ये काम अगर बंगाल करे, कोई रेजोल्यूशन पास करे स्टेट असेंबली से, तो कोई कमाल की बात नहीं, इसलिए कि उनकी अपनी गवर्नमेंट है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब करता है तो कोई कमाल की बात नहीं। कमाल तो ये है कि NDA गवर्नमेंट में, NDA गवर्नमेंट में माननीय नीतीश कुमार जी ने, तो इसका मतलब उन्होंने साबित कर दिया न्याय के साथ विकास जो नीतीश कुमार का मॉडल है, उस मॉडल में एक नई तारीख लिख दी गई। इसका फ़ायदा जो है आप लोगों को इंतखाब में होगा, जो आपने करारदाद मंजूर किया है, पास किया है, तजवीज़ पास किया है असेंबली में। बिहार के चुनाव में मोहतरम नीतीश कुमार साहब की क़यादत वाली हुकूमत में जो काम हुआ है, किसी पार्टी का कोई वर्कर हो, कैडर हो, सपोर्टर हो, उससे हमें बात नहीं है, लेकिन वार लेवल पर, मास लेवल पर जो संजीदा तबका है, जो बाशऊर तबका है, उस तबके ने इस बात को एहसास ही नहीं किया है, बल्कि वो अपने काम में लग चुका है। जहां कहीं भी लोग जो जमहूरी निजाम में एहतजाज करने का हक है, चारों तरफ से सपोर्ट दिया गया।
आप अपनी बात कीजिए। तो अभी एहतजाज तो अभी भी जारी है। अब आप लोगों को क्या लगता है कि एहतजाज खत्म हो जाना चाहिए? नहीं, उसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। जो लोग करा रहे हैं, मैं आज से नहीं बहुत पहले से कह रहा हूं कि भाई हमारे मुस्लिम मुआशरे और मुस्लिम मां बहन बेटियां जहां बैठी हैं वहां सभी पार्टी के नेता भाषण देने तो जा रहे हैं, तकरीर करने भी जा रहे हैं। वो अपनी बिरादरी, अपने धर्म के लोगों को क्यों नहीं सड़क पे उतार पा रहे हैं? यानी आप लोग एहतजाज को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? मैं खुद एहतजाज में गया हूं, मुझसे ज्यादा कौन किया है? वो किसी को सबूत देने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया जान रही है। जब आप चुनाव में अभी जाएंगे इंतखाबात के वक्त में, तो लोग ये भी सवाल करेंगे एनपीआर और एनआरसी के सिलसिले में, सीएए के सिलसिले में सवाल करेंगे। जब एनपीआर होना नहीं है, 2010 के पैटर्न पर होना है, एनआरसी है ही नहीं है, होना ही नहीं है, और जिन लोगों ने ये पूरी मॉडलिंग की, जो 1955 के नागरिकता कानून में संशोधन लाए 2003 में, उन महारथियों के जब चेहरे सामने आ गए हैं, तो अब वो महारथी सीए की बात अब नहीं कर रहे हैं। अब सीए की बात, आप लोग भी तो कुछ जवाब देंगे ना, वहां लोगों के पास क्या कहेंगे? जो एहतजाज कर रहे हैं वो भी आप लोगों से अभी भी जवाब मांग रहे हैं। हम तो रोज जवाब दे रहे हैं, और जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उसमें आप रोज देखिए हर जगह 2 पॉलिटिकल पार्टी के, 3 पॉलिटिकल पार्टी के लोग ही जा रहे हैं, और उन पार्टियों का बेस वोट नहीं जा रहा। उन पार्टियों के लीडरों का, जो बिहार के राजनीतिक कल्चर तहजीब में जो उनका पूंजी वोट है, वो नहीं जा रहा। तो हमने ये महसूस किया है कि मोहतरम नीतीश कुमार साहब की क़ियादत वाली जो सरकार चली, और उसमें जो एक बड़ा तबका, बहुत बड़ा तबका, चाहे वो मदरसे का हो, स्कूल का हो, उर्दू असातिज़ा का हो, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का हो, भागलपुर, 22 स्कीमें चल रही है, 22। और नीतीश कुमार जी ने कभी भी, आप सुने होंगे, हमेशा कहते हैं कि मैं वोट के लिए काम नहीं करता हूं। वोट के लिए काम नहीं करता हूं। तो वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। हम बात कर रहे हैं जेडीयू के एमएलसी मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब से। बलियावी साहब, ब्रेक पे जाने के बाद काफ़ी अहम बातें हुई। एक सवाल ये भी कि सीएए की हिमायत करने का आपके ऊपर इल्ज़ाम लगता रहा है। काफ़ी सोशल मीडिया पे भी ये मुहिम देखने को मिला था, क्या कहेंगे आप? देखिए, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर जिनको बलियावी से बहुत ज़्यादा खौफ है, जिन लोगों ने ये सोच रखा था कि हम बिहार के मुस्लिम अक़लियत को डंडा घुमाकर, डरा करके वोट लेते रहें, वो लेते रहेंगे, और बलियावी इसमें बहुत बड़ी रुकावट है। बलियावी तालीम, तरक्की, रोजगार और एजुकेशन की तरफ ले जाने की बात करता है। तो एक मैन्युफैक्चर किया गया, उसमें तथाकथित सेकुलर कहलाने वाले और अपने आप को पूरे मुल्क के मुसलमानों के कायद कहलाने वाले कुछ लोग, जिन लोगों की तकरीरों से इश्तियाल निकला है और जिसकी खमियाजा हमारी पूरी मिल्लत को भुगतना पड़ी है, इन लोगों ने एक मैन्युफैक्चर किया, जबकि दुनिया जानती है कि बलियावी पार्लियामेंट में नहीं है, बलियावी पार्लियामेंट के मेंबर नहीं हैं। एक फोटो वायरल कर दिया गया कि इन्होंने वोट देकर बिल पास करा दिया। एक सवाल यहाँ ये भी है कि जिस तरह से प्रशांत किशोर को हटाया गया, इसी मुद्दे पे हटाया गया, क्या लगता है पार्टी को इंतखाबात में नुकसान होगा इसका? देखिए, प्रशांत किशोर साहब जब तक मुद्दे की बात करते रहे, हमारी पार्टी में डेमोक्रेसी है, एक एक वर्कर अपनी बात राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहता है, एक एक वर्कर जम करके अपनी बात करता है, लेकिन व्यवस्थित मुहज्जब लीडर या किसी व्यक्ति के जातियात पर नहीं अटैक करता है। इसलिए जो पार्टी फोरम पर अपनी बातें रखने के तरीके हैं, उन्होंने तो खुद इस बात को एक्सेप्ट किया कि बेटे की तरह उन्होंने हमको समझा। तो उसका कुछ नुकसान होगा आप लोगों को इंतखाबात में, ऐसा लगता है?
कहीं कुछ नुकसान नहीं होने जा रहा है। 200 से बेसी सीट जीत कर लाएंगे। जो लोग एक सेकंड, जो लोग अपने बेस वोट, जिन लोगों का भागा हुआ बेस वोट है, उस बेस वोट को वापस लाने के लिए जो लोग मुसलमानों को चारा बनाना चाह रहे हैं, वो चारा बनने नहीं जा रहा। बड़ी तेजी के साथ, बहुत तेजी के साथ ये जहन साफ होते जा रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार कमजोर होंगे तो फिर वही दिन लौट जाएगा जहां कोई सुनने वाला नहीं। सवाल यहाँ ये भी है कि आप लोग अक्सर कहते हैं कि हुकूमत इंसाफ के साथ तरक्की कर रही है, तो इंसाफ का नारा लगाने वाली हुकूमत ने, जिसका जिक्र आपने अभी भी किया कि मदारिस में डेवलपमेंट हुआ, आपने कहा मदरसा टीचरों को हम 7वीं शरत तनख्वाह दे रहे हैं, लेकिन उसी मदरसा में 120 ऐसे मदारिस हैं आलिम और फाजिल के, जहाँ पढ़ाने के लिए एक भी टीचर मौजूद नहीं है। मदरसे में जो मौलवी तक जो टीचर बहाल हैं, इंटर पास टीचर बहाल हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि इंटर पास टीचर जो है बीए और एमए के स्टूडेंट को पढ़ावे, आलिम और फाजिल के तलबा को पढ़ाए, जबकि मौलाना मजहरुल्लाह की यूनिवर्सिटी उसका इम्तहान लेती है? तो क्या ये इंसाफ है? इसको इंसाफ मान? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है और मैं समझता हूं कि आपके चैनल से लोगों के जहन तक और लोगों तक ये बात पहुंचेगी और लोग इसमें खुद मुखील होकर मदद करेंगे। मदरसा बोर्ड में के मातहत मुल्हका मदारिस के असातिज़ा की तकर्रुर के लिए वहां की इंतजामिया ही असल है, और इंतजामिया जो होती है उसकी अनदेखी, तसाहुली की वजह से ये हुआ है। मदरसा बोर्ड, मदरसा की जिम्मेदारी मदरसा बोर्ड के पास है, इम्तिहान लेने की जिम्मेदारी वो है। जब आलिम और फाजिल का मदरसा है, जब वो बीए और एमए की पढ़ाई वो सब कुछ सही है, लेकिन तो दुनिया पढ़ाने वाले टीचर की मंजूरी जो है वो तो हुकूमत को देनी है ना। कम से कम मौलवी स्टैंडर्ड तक अभी बहाली होती है, लेकिन कम से कम वहाँ बीए और एमए के पढ़ाने के लिए टीचर तो होने चाहिए। जो आपको नॉर्म्स और ज़ाब्ता है, कोई भी जगह अगर खाली हो रही है, रिटायरमेंट की हो गई, इंतकाल की हो गई, तो वो वहां की इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड को इत्तला दे, वहां से परमिशन मिलती है, इश्तहार छपता है। नहीं, अब तक जो है आलिम और फाजिल के तलबा बगैर टीचर के पढ़ाई कर रहे हैं। मौलाना मजहरुल्लाह की यूनिवर्सिटी डिग्री देती है। अब किस ग्राउंड पे मौलाना मजहरुल्लाह की यूनिवर्सिटी डिग्री दे रही है जबकि वहाँ टीचर नहीं है, टीचर पढ़ाते नहीं है? तो मैं हैरत इस बात की है कि बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड में जो भी चेयरमैन हैं या आए हैं, ये उनकी जिम्मेदारी थी, ये उनकी जवाबदेही थी कि मदारिस में आज़ादाना तौर से अच्छी तालीम हो, बेहतर असातिज़ा मुंतखब हो, उसके लिए बाज़ाब्ता गवर्नमेंट ने इस काम के लिए इंतजामिया के ही जिम्मेदार रखा है। अब अगर बहाली की मंजूरी ही मौलवी तक है, ये तो अब आलिम और फाजिल का कराना तो सरकार की जिम्मेदारी है। इस सिलसिले में कोई प्रस्ताव आज तक मेरे सामने नहीं लोगों ने लाया। हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी और आगे का कैलेंडर तय करके बढ़ना होता है। क्या इस काम को करेंगे आप लोग? मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, यकीन के साथ ये कह सकता हूं कि जब मेरी नोटिस में यह आ गया है तो आने ही वाले जो अभी सेशन चल रहा है इसमें भी ये बात आएगी। और कोई भी बात अब तक खास तौर से किसी भी तबके के, किसी भी समाज के तालीमी, समाजी, मुआशी तरक्की का कोई मामला होता है तो इसमें मोहतरम नीतीश कुमार साहब बड़े ही संजीदगी से पहल करते हैं और उसी का नतीजा। सुशासन की बात है यहाँ पे। नीतीश कुमार अक्सर ये दावा करते रहते हैं कि सुशासन की हुकूमत है, इंसाफ के साथ तरक्की कर रहे हैं। तो एक सवाल यहाँ ये भी है कि अक़लियती मालियाती कारपोरेशन में उन्होंने 100 करोड़ रुपया दिया है। वो 100 करोड़ रुपया खुद कफील बनाने के लिए, नौजवानों को लोन देने के लिए, लेकिन पैसे बटे नहीं है। लेकिन यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो जानेंगे इस सिलसिले में मौलाना बलियावी साहब का क्या जवाब। आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम ख़ास मुलाकात, और आज हम बात कर रहे हैं JDU के MLC मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब से। ब्रेक पे जाने से पहले सवाल था, अक़लियती मालियाती कारपोरेशन को हुकूमत हर साल 100 करोड़ रुपया मख्तस करती है ताकि अक़लियती नौजवानों को खुद कफील बनाया जा सके, और कारपोरेशन अब तक उस पैसे को बांट नहीं सका है। और ये सिलसिला कोई 1-2 साल का नहीं है, लगातार कई सालों से यही सिलसिला चलता आ रहा है। इस सिलसिले में
जो उसके नॉर्म्स हैं, और मैं लाया भी था, सदन में भी मैंने इस बात को रखा था जब ये चर्चा हो रही थी। बहुत तो बटा है, बहुत सारा अब आ चुका है जो पाइपलाइन से निकल चुका है, जो बट जाना है। चूंकि जो आवेदन करने के, जो लेने के तरीके हैं, एक तो उसको फुलफिल नहीं हो पाता, और उसमें दो एक शर्त ऐसी है जिसकी वजह से वो मिलना थोड़ा मुमकिन नहीं तो होता। शर्त हटाने की जिम्मेदारी तो उस हुकूमत शर्त की ही है ना। को उस शर्त को हटाने के लिए मैं खुद हाउस में इस इशू पर इस महकमे के वजीर के सामने, सदन के सामने ला चुका हूं, और इस पर गवर्नमेंट बहुत संजीदगी से गौर कर रही है। हुकूमत कहती है इंसाफ के साथ तरक्की हम कर रहे हैं। बिहार में उर्दू दूसरी सरकारी ज़बान है और उर्दू एकेडमी 3 साल से तहलील है, उर्दू मशावरती कमेटी तहलील है। क्या लगता है आपको, क्या तश्कील करने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं या हुकूमत इसको नज़रअंदाज कर रही है? नजरअंदाज तो खैर कोई सवाल ही नहीं उठता है। अगर कोई कहता है तो हमको लगता है कि वो थोड़ी देर के लिए अपना वो होगा। इस सिलसिले में 2-1 मर्तबा पहल भी नहीं बल्कि कोशिश हुई, और जिन किसी को भी इसकी जिम्मेदारियां दी गई उसका सही भाई रिजल्ट भी खोजता है आदमी। अब इस सिलसिले में हमको लगता है कि वो लास्ट मोमेंट में है। इन दोनों का ही नहीं, और भी बहुत सारे। एक मामला यहाँ पे ये भी है कि बिहार का जाहिर है इंतखाबात में वक्त ज़्यादा नहीं है। अब तमाम सियासी पार्टियां जो हैं इंतखाबाती के मूड में आ गई हैं। आप लोग भी अब जाएंगे। माइनॉरिटी की एक बड़ी आबादी बिहार में है, आप भी ये बात कहते हैं, और सब लोग इस बात को रखता है कि 17% अक़लियती वोटर्स है जिस पे तमाम सियासी पार्टियों की नज़र होती है। आबादी के हिसाब से माइनॉरिटी की पूछ नहीं होती है सियासी पार्टियों में, ख़ास तौर से टिकट देते वक्त पूछ नहीं होती है। क्या लगता है कि लीडरशिप कहीं ना कहीं सियासी पार्टियों में जो है मुस्लिम लीडरशिप हाशिए पर है? जेडीयू में क्या मुस्लिम लीडरशिप हाशिए पर है? लोग जो है नोटिस नहीं लेते हैं। जब तक के मुस्लिम माइनॉरिटीज किसी को हराने के लिए वोट देगा ना, इसका पॉलिटिकल वजन खड़ा नहीं हो पाएगा। क्या आपको अफसोस और है जिस इसका? दिन क्या अफसोस है आपको इसका? नहीं, अफसोस तो पूरे मुल्क को है। मैं इस काम को कौमी इत्तेहाद मोर्चा के प्लेटफार्म से भी और दर्जनों तंजीमों से भी, और हमेशा मैंने इस बात पर जोर दिया है कि सत्ता बदलने का तख्ता मत बनो। कब तक किसी को हराने और जिताने के लिए जिंदा रहोगे? अपनी नस्लों और अपने मुल्क के तरक्की के लिए जिस दिन आप वोट देना शुरू कर दोगे, उस दिन आबादी की और वोटर्स की आप लोग बात करते हैं, वोट मांगते भी हैं और उस सिलसिले में कोशिश भी करते हैं। हर पार्टी का नेता जो है अपने पार्टी को जिताने की कोशिश करता है, लेकिन सवाल यहाँ यह है कि खुद जब वो अपने ऊपर गौर करता है तो उसको ऐसा लगता है कि उसके पार्टी में वो हाशिए पर कहीं ना कहीं खड़ा है। देखिए, हमारी कौम इतनी भोली है ना, इतनी भोली है कि इसके भोलेपन की सजा इसको मिल रही है। ये अपनी कौम के लोगों के किसी को भी लीडर मान लेंगे। आप देख लीजिए, इसी सीए, एनआरसी, एनपीआर पे सबको लीडर मानते गए और उन्होंने सब इनकी मार्केटिंग की। जिस दिन ये कौम किसी को हराने के लिए नहीं, अपनी नस्लों को जिताने के लिए खड़ी हो जाए, और जिस दिन ये कौम पहचान ले कि हमारे वजूद के, नस्लों के इस्तेहकाम के लिए हमें क्या करना है, उस दिन बहुत कुछ हो जाएगा। ये बात आप लोग भी कहते हैं, पार्टियों में कहते हैं कि आबादी के एतबार से टिकट नहीं मिलना, आबादी के एतबार से उनको किसी भी मामलों में जो है पार्टी के ओहदे में पूछ नहीं होना, कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा करता है। नहीं, बहुत अच्छी चीज आपने छेड़ा। महागठबंधन बना अब भी इससे पहले वाले चुनाव में 2015 में महागठबंधन में 9 मुस्लिम उम्मीदवार हराए गए। माहौल ऐसा क्रिएट किया जाता है चारों तरफ से, और हराने वाले वही लोग हैं जो आज की तारीख में सबसे बड़े हमदर्द बन रहे हैं मुसलमानों के। भाई, जब महागठबंधन में एक एक वोट हमारा महागठबंधन के उम्मीदवारों को गया और हमने कोटा या डिजिट नहीं पूछा, एक एक वोट हमारा गया महागठबंधन को, तो फिर ये 9 मुस्लिम कैसे हार गए? हम बिहार शरीफ कैसे हार गए? हम आपके ये केसरिया कैसे हार गए? हम आपके मधुबनी के
हरलाखी कैसे हार गए? 17% वोटर, लेकिन उसका वजन नहीं, उसके लोग जो है पार्टियों में हाशिए पर खड़े हैं। क्या इस बात को लेकर अफसोस नहीं होता आप लोगों को कि आप लोग अपनी पार्टी में जो है उस हिसाब से नहीं कर पाते हैं जो करना चाहिए? इख्तिसार के साथ मैं ये सिर्फ अर्ज कर दूं, जो सारे सवालों का जवाब सिर्फ एक चीज में है कि जिस दिन हमारी कम्युनिटी किसी को हराने के लिए नहीं, नस्लों के वजूद और इस्तेहकाम के लिए वोट का इस्तेमाल कर देगी, उस दिन इनके 75% मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। यहां तो एक माहौल क्रिएट किया जाता है, ओ फलाना हार जाएगा, जीत जाएगा, ओ फलाना जीत जाएगा। मैं पूछता हूं, आजादी से लेकर अब तक हराने के लिए ही तो वोट दिए हो आप। तालीमी एतबार से, समाजी एतबार से, सत्ता में हिस्सेदारी के एतबार से, मुल्क की तामीर के फलाह के लिए आपने हर सेक्टर में काम किया है। तब्दीली इक़्तिदार के लिए, हराने के लिए वोट मत दो, अपनी नस्लों के वजूद और इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हिस्सेदारी के लिए वोट करो। देख लो क्या इसका सामना करना पड़ता है पार्टियों में, जब अंदर में इसका सामना आप लोगों को करना पड़ता है। अब तक तो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं किया। तो अपने मुल्क, सुशासन और इंसाफ फिर कहाँ उस वक्त जो है चला जाता है? सुशासन और इंसाफ जब बात होती है सियासी हिस्सेदारी की, आबादी के एतबार से टिकट देने की, अपने एतबार से हमने जो कुछ भी किया है वो एक खुली हुई किताब है। और रह गई बात ये कि हम अपनी बात अपने लीडर नीतीश कुमार साहब के सामने या पार्टी फोरम पर एक एक बात रखता हूं और बड़ी संजीदगी से वो सुनते भी हैं और हर मुमकिन वो कोशिश करते भी हैं कि इसका कोई मुस्बत हल निकले। अब आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, वो चाह करके भी महागठबंधन के चुनाव में जब 2015 में लड़े थे तो वो चाह करके भी नहीं कर पा रहे थे। और 10 सीटों की विधानसभा सीटों का मैं आई विटनेस हूं, जहां ये हमारे महागठबंधन के 2 बड़े नेताओं ने कहा कि अभी माहौल ऐसा नहीं है कि आप माइनॉरिटीज को इतना टिकट दो। माहौल दिखा करके डराया जाता है, और जिस दिन तो मुस्लिम माइनॉरिटीज माहौल से डरना छोड़ देगी, माहौल से डरना जिस दिन ये छोड़ देगी और अपने हक के लिए वोट देना शुरू कर देगी, उस दिन सारे तनाज़ो और सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 से बात करने का। तो ये आपने देखा, ये थे मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब, इदारे शरिया के सदर हैं, कौमी इत्तेहाद मोर्चा के कौमी सदर हैं, साबिक MP रह चुके हैं, JDU के अभी MLC हैं, पार्टी में सीनियर लीडर हैं। और जाहिर है इन्होंने साफ तौर पर कहा है अक़लियती आबादी को कि अगर हराने के लिए वोट दीजिएगा तो सियासत में सियासी क़यादत को तलाश करना मुश्किल होगा। प्रोग्राम में बस इतना ही। आदाब।